वेलकम नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बरह रास्त से चलेंगे। इस वक्त हाफिज ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान के अंदर ये जिस तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की है, वो सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कर रही, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है दहशतगर्दी कर रही है और फिरका वाराना बुनियादों पर दहशतगर्दी कर रही है। और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना बुनियादों के ऊपर उसी तरह तशद्दुद फैलाने की साजिश की जाए, कोशिश की जाए जिस तरह मुहर्रम से कबल, मुहर्रम के दौरान और मुहर्रम के बाद की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त भी बाहमी इत्तेहाद से इसे नाकाम बनाया था और अब भी बाहमी इत्तेहाद से इसे नाकाम बनाएंगे। ये अमल जो हुआ है वो काबिल मुजम्मत अमल है। मुजरिमीन इंशाअल्लाह काफिर किरदार को पहुंचेंगे। दहशतगर्द कोई भी हो, वो किसी मजहब का नाम इस्तेमाल करे, वो किसी मकतबा फिक्र का नाम इस्तेमाल करे, वो दहशतगर्द है। और पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र जो हैं इसकी मुजम्मत करते हैं और अपनी हजारा बरादरी के भाइयों के साथ हैं, उनके साथ इजहारे हमदर्दी भी करते हैं। ये हमारा गम है। ये पाकिस्तानी कत्ल हुए हैं, ये इस वतन के बच्चे कत्ल हुए हैं और ये इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि दहशतगर्दों को किसी भी किस्म की कोई रियायत दी जाए या उन्हें छूट दी जाए। इंशाअल्लाह जो ये दहशतगर्दी करने वाले हैं, जो इनके सरपरस्त हैं और हिंदुस्तान जो इनकी पुष्टपनाही कर रहा है, इनको फंडिंग कर रहा है, इनके पीछे पैसे लगा रहा है, इनको भी मुतालबा करना चाहते हैं और आलमी इंसानी हकूक के इदारों से भी कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के इन दहशतगर्दाना अज़ाइम को जो है नाकाम बनाने में और उसके खिलाफ एक्शन लेने में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। इसी तरह करक के अंदर एक हमारे हिंदू बरादरी का जो मंदिर था उस पर हमला हुआ। आपके इल्म में है कि उसके तमाम जो मेन मुजरिम थे और उनके साथ 32 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वजीर आजम पाकिस्तान के हुक्म पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर एक कमेटी तश्कील दे दी है कि जो मकामी जो हिंदू बरादरी है करक की, उसके साथ मिलकर उस टेंपल की बहाली और उसकी जो नुकसानात हुए हैं उसका इजाला और उसकी तामीर नौ जहां जरूरत है वो करेगी। और मैं आज बतौर नुमाइंदा खसूसी वजीर आजम पाकिस्तान ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी गिरोह को या जत्थे को या जमात को या फर्द को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी सोच को जो है दूसरों के ऊपर मुसल्लत करे। पाकिस्तान के आइन ने और दस्तूर ने सबके हकूक का तयन कर दिया है। पाकिस्तान का आइन और दस्तूर सबको हक देता है और पाकिस्तान के उलमा मशाइख ने कुर्बानियां दे के यहाँ 8000 से जायद उलमा और मशाइख शहीद हुए हैं। लेकिन हमने कल भी दहशतगर्दी की मुजम्मत की, हमने कल भी ये उलमा है जिन्होंने कल भी दहशतगर्दी की मुजम्मत की, आज भी करते हैं। दहशतगर्दों को भारत फंडिंग कर रहा है। ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको खबर दें कि 1 फरवरी से मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया गया है। नर्सरी से 8वीं क्लास तक स्कूल्स 25 जनवरी से खोलने का फैसला हुआ है। 18 जनवरी से 9वीं 12वीं जमात तक स्कूल खोले जाएंगे। बोर्ड के इम्तिहानात मई जून में लिए जाएंगे। मुरादराज की जानिब से बताया गया अगला तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। बगैर इम्तिहान किसी तालिब इल्म को अगली क्लास में प्रोमोट नहीं किया जाएगा, ये वाज़े तौर पर बता दिया गया। 1 फरवरी से मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला कर लिया गया। नर्सरी से 8वीं क्लास तक स्कूल्स 25 जनवरी से खोलने का फैसला। 18 जनवरी से 9वीं और 12वीं जमात तक की क्लासें खोली जाएंगी, जबकि बोर्ड के इम्तिहानात मई जून में लिए जाएंगे। मुरादराज की जानिब से यह बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताएगा, मुरादराज की जानिब से बाकायदा फैसला कर लिया गया, ऐलान कर दिया गया। जी, तालीमी अदारे जो हैं वो 18 जनवरी से खोलने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और ये तालीमी अदारे मरहलावार जो हैं खोले जाएंगे। 18 जनवरी से जो है बोर्ड की क्लासेस तो खोलने का ऐलान किया गया, क्योंकि बोर्ड के पेपर होते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो इन क्लासेस को जो है पहले मरहले में जो है वो खोल दिया जाएगा। उसके बाद 25 जनवरी से जो है वो पहली जमात से 8वीं जमात के तलबा को स्कूल बुलाया जाएगा और तीसरे मरहले में
1 फरवरी से जो है तमाम जामियात यूनिवर्सिटीज जो हैं वो खोल दी जाएंगी। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का कहना था कि 50% बच्चों को बुलाने की पॉलिसी और SOPs पर अमल दरामद उसी तरीके से जारी रहेगा जिस तरीके से पहले से जारी था। और 50% बच्चे पहले रोज आएंगे और 50% बच्चे अगले रोज जो है वो स्कूल बुलाया जाएगा और उनको 3 फुट के फासले पर जो है वो क्लासरूम में बैठाया जाएगा और SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा, हैंड सैनिटाइजर, और इसी के ऊपर इतलाक जो है टीचर्स के ऊपर भी इन्हीं SOPs का जो है वो इतलाक होगा। और दूसरी जानब बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से उनका कहना था कि बोर्ड के इम्तिहानात मई जून में लिए जाएंगे और किसी भी बच्चे को बगैर इम्तिहान के अगली जमात में प्रमोट नहीं किया जाएगा। और प्रमोशन पॉलिसी में 50% नंबर जो है वो होमवर्क के होंगे और 50% नंबर जो है वो सब्जेक्टिव इम्तिहान के होंगे। और उसमें सब्जेक्टिव इम्तिहान नहीं लिया जाएगा बल्कि MCQs टाइप पेपर होगा जो कि बच्चे हल करेंगे ताकि बच्चों को ज्यादा वक्त ना लिया जाए और उनसे MCQs इम्तिहान लेने के बाद उनको अगली जमात में जो है वो प्रमोट कर दिया जाए। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि जो तालीमी साल है वो 1 अप्रैल की बजाय 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा ताकि जो बच्चों का पिछले 1 साल से तसलसल बरकरार नहीं है, छुट्टियों पे छुट्टियां हो रही हैं कोरोना की वजह से, वो उनका तालीमी नुकसान पूरा किया जा सके। और उनका कहना था कि 1 अगस्त से जो है नया तालीमी साल शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कोरोना की सूरत हाल दोबारा से खराब होने पर स्कूल दोबारा से बंद करने का भी जो है वो मामला ज़ेरे गौर होगा। और इस हवाले से उनका कहना था कि अगर ये तभी उसी सूरत में होगा जब कोरोना की सूरत हाल खराब होगी। उनका ये भी कहना था कि 50% बच्चों की एक रोज और दूसरे रोज आने की पॉलिसी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोरोना की वैक्सीन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तैयार नहीं कर ली जाती। जी, तमाम तर मामलात तय पा गए हैं। जुनैद रियाज इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज का इस मौके पर क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। आप समझ रहे हैं कि जी कोई बहुत ज़्यादा कमी आ गई है कोरोना के अंदर, ऐसे कोई हालात नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चों का, उस वजह से खोले जा रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, मगर मेन चीज़ जिस वजह से खोला जा रहा है क्योंकि तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है और बच्चों का लर्निंग लॉसेस जितने हो रहे हैं और जितना नुकसान छोटे प्राइवेट स्कूल्स को हो रहा है जो कि 70% से ज़्यादा है पंजाब के अंदर, जिनकी फीस 5,000 से कम है, वो स्कूल बंद होने शुरू हो गए। टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही, प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लोगों पे बहुत सारी आ रही है। सो उसका फैसला किया गया है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कब्जा ग्रुप के खिलाफ सरगर्म पुलिस की अपनी चौकी पर कब्जा हो चुका है। टाउनशिप थाने के जेर इस्तेमाल पुलिस चौकी सब्जी मंडी पर कब्जा कर लिया गया है। 18 साल तक पुलिस चौकी रहने वाली इमारत रिहाइश गाह में तब्दील कर दी गई। इमारत से पुलिस का बोर्ड उतारकर कब्जा ग्रुप ने अपना बोर्ड नस्ब कर दिया है। चौकी के दरवाजे और दीवारों से पुलिस का रंग तब्दील कर दिया गया। मुतालिका जगह को 1992 में LDA ने चौकी के लिए मुख्तस किया था। सरकारी रिकॉर्ड में ताहाल मुतालिका जगह पर पुलिस चौकी का नक्शा मौजूद। कब्जे में टाउनशिप सर्कल के अफसरान मुलव्विस हैं। जराये के मुताबिक साबिक DSP जुल्फिकार बट के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। दोनों अफसरान ने कब्जे के लिए मुबैना तौर पर करोड़ों रिश्वत ली है। जराये का यह भी बताना है कि पुलिस चौकी पर कब्जे की तहकीकात कर रहे हैं। SP सदर की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। आबिद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे, क्या माजरा है। आबिद चौधरी बताएगा। बिल्कुल, कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म लाहौर पुलिस की अपनी ही चौकी पर कब्जा हो गया है। पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि टाउनशिप पुलिस स्टेशन के जरिए इस्तेमाल चौकी सब्जी मंडी है जो कि इस वक्त रहायशी इमारत में तब्दील होकर रह गई है। पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि 18 साल पहले LDA की जानिब से मुतलका जगह को पुलिस चौकी के नाम पर अलाट किया गया था और 18 साल तक पुलिस चौकी जो है वो कायम रही, लेकिन अब कब्जा माफिया की जानिब से इस चौकी पर कब्जा कर लिया गया और इमारत को रहायशी इमारत डिक्लेयर कर दिया गया है। कब्जा माफिया की जानिब से पुलिस चौकी के बोर्ड्स और बैनर जो हैं उनको भी उतार दिया गया और अपना पेंट और अपनी तख्ती जो है उसको लगा दिया गया है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस टाउनशिप सर्कल के अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई रिपोर्ट भी CCP लाहौर को भिजवा दी गई है, लेकिन पुलिस राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि साबिक DSP टाउनशिप जुल्फिकार बट और SHO टाउनशिप के खिलाफ इंक्वायरी भी की जा रही है, जिन्होंने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के एवज कब्जा माफिया को पुलिस चौकी का कब्जा दे दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो 18 साल से ये पुलिस चौकी कायम थी और टाउनशिप पुलिस के अफसरान की अपनी ही मिली भगत के बायस कब्जा माफिया ने इस चौकी पर कब्जा कर लिया और जो इमारत का है उसको इस वक्त रहायशी इमारत में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन वाकई में मुलव्विस जो अफसरान हैं उनके खिलाफ ताहाल कोई
महकमाना कार्रवाई जो है नहीं की गई। दूसरी जानिब SP सदर का इस वाले से कहना है कि वाकई में मुलविस DSP और साबिक SHO खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर दोनों अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी इस वक्त जारी है। अब चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब हरबंसपुरा के कब्जा ग्रुप ने कब्रिस्तान को भी ना छोड़ा। हरबंसपुरा में 50 कनाल सरकारी अराजी पर कायम कब्जे का इंकशाफ हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर काजी से रिपोर्ट तलब कर ली। जी हां, राजी पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी को दौरा करने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, 2009 में मौजा हरबंसपुरा की सरकारी अराजी 50 कनाल थी, इसको कब्रिस्तान अहले इस्लाम के नाम से वक्फ किया गया। इस वक्फशुदा अराजी पर का बाकायदा इंतकाल जो है वो कब्रिस्तान के नाम पर किया गया और इसमें से अब इंकशाफ ये हुआ है कि 25 कनाल अराजी जो है उस पर कब्जा किया गया है और वहाँ के बाअसर जो कब्जा ग्रुप के अफराद हैं वो इस सरकारी कब्रिस्तान की अराजी को औने जो है वो 15 लाख रुपए फी मरला तक फरोख्त कर रहे हैं। आपके बताएं कि 50 कनाल अराजी में से 25 कनाल पर कब्जा, जबकि हल्का पटवारी और महकमा माल के अफसरान की मिली भगत से कब्रिस्तान अराजी पर फरोख्त की जा रही है। जफर इकबाल मंगन जो कि दरखास्त गुजार हैं, उन्होंने ये कहा है। आपको बताएं कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर रखा है और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को पाबंद किया है कि वो इस मामले को निपटाएं और कब्जा माफिया से अराजी को वागजार कराएं। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। अफसरान को दिए माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। अलाउंस में 2 अरब 53 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां हुई हैं। माली बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद है। अली रामे, बताएगा रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, ये मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में ही ऑडिटर जनरल पंजाब ने पॉइंट आउट किया है कि रवा वाली साल के दौरान मुख्तलिफ जो पे अलाउंसेस की मद में दिए जा रहे थे, तनख्वाहें दी जा रही थी अफसरान को और अलाउंसेस क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से बढ़ाए भी गए, तो उसमें 2 अरब 53 करोड़ रुपए की अनऑथराइजेशन जो है वो इरेगुलर जो बेज़ाब्तियां हैं वो सामने आई हैं। तो वो इस पर उन्होंने पॉइंट आउट किया और कहा है कि ये माली बेज़ाब्तियां बहुत वसी पैमाने पे हैं। तो इससे पहले इतनी तनख्वाहों के मद में और अलाउंसेस के मद में इतनी एम्बेजलमेंट या बेज़ाब्तियां जो है वो कभी सामने नहीं आई। तो इस पर ऑडिटर जनरल पंजाब ने बाकायदा इस निशानदही पर अवान वज़ीर आला को ये रिपोर्ट पेश की, जिस पर वज़राए का कहना है कि वज़ीर पंजाब ने बाकायदा नोटिस लिया और उस पर उन्होंने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हदायत की कि ये जो इतनी वर्थ की जो 2 अरब 53 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां अलाउंसेस और तनख्वाहों की मद में हुई है, इनको फौरी तौर पर सेटल किया जाए और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑडिटर जनरल पंजाब के वो फौरी तौर पर दूर करके इसको क्लियर कराया जाए मामले को। ठीक है अली राव में बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई इलाज नहीं है, नारकी की तरफ जा रहा है। बदतरीन बेरोजगारी और महंगाई ने पाकिस्तानियों को मायूस किया है। नौजवान मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सरमाया लोग उठाकर बाहर ले जा रहे हैं, सनती यूनिट मुसलसल बंद हो रहे हैं और हुकूमत को सिर्फ एक काम है और ये कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयानात दागना, जिनका काम जहालत को, बेरोज़गारी को, बदअमनी को ख़त्म करना था, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी मुखालिफिन के ख़ात्मे के लिए वो सारे वज़रा और पूरी हुकूमती मशीनरी इस वक्त लगी है। मुझे अफसोस है कि एक कौमी इदारा है नेब, लेकिन जिस तरह बेदर्दी के साथ उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, बल्कि सियासी सौदाबाजी के लिए इस्तेमाल किया गया। अब तो आम आदमी कहता है कि अब इस इदारे को ख़त्म होना चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शहरियों की जल्दबाजी या गफलत, लाहौर में ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा हो रहा है। साल 2020 के दौरान ट्रैफिक हादसात की जद में आकर 262 अफराद जान से चले गए हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि शहरियों की जल्दबाजी कहें या गफलत, लेकिन हादसात में इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सीनियर खिलाड़ियों को नज़रअंदाज किए जाने पर कमेटी अरकान को भी तहफ़्फ़ुज़ात होने लगे हैं। क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक की कोचिंग की कुर्सी
सरकने लगी है। पीसीबी क्रिकेट कमेटी मिसबाह उल हक की कारकर्दगी का जायजा लेगी। इस हवाले से अपडेट्स देंगे हाफिज शहबाज से। हाफिज, बताएगा क्या खबर है? आज बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक, जिनसे पिछले माह चीफ सेलेक्टर का ओहदा वापस लिया गया था, हमारे ज़राए के मुताबिक उनके हेड कोच की रखने लगी है। खासतौर पे जो क्रिकेट कमेटी के अरकान है वो मिसबाह उल हक का जो वे ऑफ कोचिंग है उससे खासे नाखुश दिखाई देते हैं और आइंदा जो क्रिकेट बोर्ड कमेटी का इजलास होगा वो खासा गर्मा गर्म होगा। हमारे ज़राए के मुताबिक क्रिकेट कमेटी मिसबाह उल हक के पिछले 1.25 साल में जो जब से वो कोच बने उनकी बतौर कोच कारकर्दगी का जायजा लेगी और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है वो तैयार करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भिजवाएगी कि आया मिसबाह उल हक को कंटिन्यू किया जाए या फिर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। तो हमारे ज़राए के मुताबिक अब मिसबाह उल हक की जो कोचिंग की कुर्सी है उसमें भी खासे खतरा है, खासतौर पर जो सीनियर खिलाड़ियों के साथ सलूक किया जा रहा है। जैसे पिछले दिनों में मोहम्मद आमिर मीडिया में आए, उसके बाद उससे पहले मोहम्मद हफीज का मामला हुआ और दीगर मामला, तो सीनियर खिलाड़ियों के साथ रवैया और उसके साथ साथ जो टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर खासे तहफुजात जो है वो क्रिकेट कमेटी के कुछ अरकान में पाए जाते हैं और इन तमाम मामला को लेकर अब क्रिकेट कमेटी का जो आइंदा इजलास होगा खासा गर्मा गर्म होगा और उसमें जो क्रिकेट कमेटी के दौरान न्यूजीलैंड की जो रिपोर्ट होगी उसका भी जायजा लेगी और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है वो तैयार करके चेयरमैन पीसीबी को भिजवाएगी। जी ठीक है, हाफिज शहबाज हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपको बताएं कि वीसी यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। यहाँ शहीद हो चुके हैं उनके लिए एक मॉन्यूमेंट गवर्नर साहब के हुक्म से तामीर हुआ और मेरा ख्याल है ये आज पहला फंक्शन है जो यहाँ हो रहा है और अब आप देखेंगे कि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। दूसरी, गवर्नर साहब के लिए तो मेरा ख्याल है हमारे पास अल्फाज नहीं है कि जो रोल इन्होंने हमेशा पे प्ले किया, चाहे ये गवर्नर थे या नहीं भी थे, इन्होंने तारीख़ बदलने का अलम उठाया हुआ है और हमेशा इंसानों की जहाँ ज़िंदगी का सवाल होता है, जहाँ इंसानों की सफरिंग का सवाल होता है, ये मेरा ख्याल है हमारी सब की, पंजाब की या पाकिस्तान के लोगों की एक्सपेक्टेशन से को हमें आउट परफॉर्म करते हैं। कोविड जब आया तो इनका मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा दिन गुजरा कि इन्होंने कोविड के बारे में कोई ना कोई एक्शन प्लान नहीं तरतीब दिया, चाहे वो राशन देने का था, चाहे वो टेली मेडिसिन का था। और मुझे अभी भी याद है कि इनका हुक्म हुआ कि जी फ़ौरन, क्योंकि आउटडोर बंद थे, शुगर, ब्लड प्रेशर। वीसी यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताया कि ख्वाजा साद रफीक मेरे छोटे भाइयों की तरह है। ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से कहा गया कि वालिद और बेटे के दरमियान भी तलखी हो जाती है। जी हाँ, ख्वाजा अहमद हसन का मजीद कहना था कि हमारी कोई रंजिश नहीं है, हम एक हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। पे चल रहा है जिस तरह वो मैं उसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। मेरा और साद रफ़ीक साहब का बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक़ है, वो छोटे भाई हैं और वालिद और बच्चों में भी कभी तलखी और तुर्ची हो जाती है। हम आपस में कोई बदगुमानी नहीं है। इंशाअल्लाह हम दोनों पार्टी की मजबूती के लिए एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ने चाहा आज के बाद और ज़्यादा क़ुव्वत और बेहतर अंदाज में आगे इंशाअल्लाह पार्टी के लिए। ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारी कोई रंजिश नहीं है, आपस में मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।